Hey everyone, welcome to the UPSC Mentor। हमारा लक्ष्मीकांत का क्रैश कोर्स चल रहा है जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर पंचायत के ऊपर। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत से, दैट इज फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 4, वो मैंने सारे ही चैप्टर्स इस चैनल के ऊपर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको लक्ष्मीकांत की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमें पता है हमारे प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको हर एक चैप्टर से ऐसे पॉइंट्स बता पाऊँ जहां से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। मैं पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ और इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में आपको हर इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रही हूँ, ताकि जो लक्ष्मीकांत में इन्फॉर्मेशन आपके लिए पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया है, आप जो है उसको ईजी क्रिस्प मैनर में याद कर पाए। यहाँ पर मेट्रस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां से आपको बाकी के जितने भी अभी चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के इससे पहले के थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो ठीक है, अब विदाउट टाइम वेस्ट करे जो हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, कि पंचायती राज इवॉल्व किस तरीके से हुआ। हम सबको पता है कि इंडिपेंडेंस मिलते ही हमारी कंट्री में पंचायती राज नहीं आया था। 1992 में आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उससे पहले बहुत सारी कमिटीज बनी थी जिन्होंने पंचायती राज को सजेस्ट किया था, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर में सजेस्ट किया था। सबसे पहला यहाँ पे आपका काम ये होगा कि आपको इन कमिटीज के नाम याद होने चाहिए। प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कमिटी है जिसने पंचायती राज को सजेस्ट किया था। इसमें से सपोज करिए जैसे बलवंत मेहता कमेटी है, अशोक मेहता, जीवी की राव, एलएम सिंघवी, थंगोंग कमेटी, वीएन गडगिल कमेटी। एटलीस्ट इन सबके आपको नाम जरूर याद होने चाहिए। आप सपोज करिए ऑप्शन में बीच में डाल दिया कहीं पे पूंजी कमीशन, सरकारिया कमीशन, उन्होंने नहीं बोला था। वो जो थी फेडरलिज्म के लिए बनी थी वो वाली कमेटी, गवर्नर की पावर्स की रिगार्डिंग उन्होंने बात करी थी। तो एटलीस्ट आप इन कमिटीज के नाम याद रखिए कि पंचायती राज को हमारी कंट्री में लाने के लिए इन कमिटीज का एक मेजर रोल था। लाइक बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी की राव। फिर आपका दूसरा स्टेप होगा कि आप इनके ईयर्स को याद रखिए। इसमें हो सकता है क्रोनोलॉजी वाइज पूछ लिया जाए। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में हम एक नया फॉर्मेट देख रहे हैं जहाँ पे टेबुलर फॉर्म में जो है चीजें पूछी जा रही हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां पे जो है आपको इस तरीके से दूसरे कॉलम में जो है इनके ईयर्स पूछ लिए जाए। आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट आपको एग्जैक्ट ईयर्स ना याद हो, अगर आपको इनकी भी क्रोनोलॉजी याद होगी ना इन लोगों की, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन से कमिटी पहले आई थी। तो ठीक है, ये वाली कमिटी का ईयर थोड़ी पहले होना चाहिए। आपको एटलीस्ट एलिमिनेशन में यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। अब आ जाते हैं इनकी की रिकमेंडेशंस। देखिए, की रिकमेंडेशंस जो है आपकी चॉइस है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अभी तक एज सच यूपीएससी ने कभी की रिकमेंडेशन से कुछ पूछा नहीं है, बट मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट क्रिस्प मैनर में इनकी की रिकमेंडेशंस आपके लिए लेकर आई हूँ। बलवंत राय मेहता ने क्या बोला था कि 3 टायर गवर्नमेंट बनाओ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस कराओ सब जगह पे, लाइक ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए एक्सेप्ट एट द ग्राम लेवल। तो ये था बलवंत राय मेहता का। फिर अशोक मेहता आया, उन्होंने बोला कि नहीं, 3 टायर सिस्टम मत बनाओ पंचायती राज में, 2 टायर सिस्टम बनाओ जो जिला और मंडल लेवल पे ऑपरेट करेगा। पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होने चाहिए और कंपलसरी टैक्सेशन पावर्स जो होनी चाहिए इनके पास कंपलसरी होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं हमारी पंचायती राज में कंपलसरी टैक्सेशन पावर्स नहीं है, बट जब अशोक मेहता कमेटी बनी थी तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि कंपलसरी टैक्सेशन पावर्स हमें इन्हें देनी चाहिए। ऑल्दो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बट फिर भी आपको इनके रिकमेंडेशन पता होनी चाहिए। फिर आ जाते जीवी की राव, इन्होंने क्या बोला था कि जिला परिषद सबसे मेन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए यहाँ पे, और प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के बारे में जीवी की राव ने बात करी थी। डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है कि ये वाली बॉडी किसने सजेस्ट करी थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जीवी की राव ने। फिर आ जाते हैं एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो पंचायत को। उससे पहले भी चल रहा था पंचायत, बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बाद में मिला। ग्राम सभा में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए और न्याय पंचायत भी होने चाहिए। थंगोंग कमेटी आया, इन्होंने बोला फिक्स टेन्योर होना चाहिए, दैट इज 5 ईयर्स का। स्टेट फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमिटीज होनी चाहिए, वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए इसके अंदर। इन्होंने ये बातें जो थी पहले से कर दी थी। बट अब जो फाइनल कमेटी बनी जिसके बाद जो है यहाँ पे हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, वो थी वीएन गडगिल कमेटी जो कि 1988 में बनी। इन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए जो अब होते हैं।
3 टायर सिस्टम होना चाहिए जो अब है। SC ST के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वुमेन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वो चीज अभी भी है। फिर आ जाते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्रिएशन होना चाहिए जो आज की डेट में है। तो जो फाइनल कमेटी बनी जिसके रिकमेंडेशंस को आज हम फॉलो कर रहे हैं वो है VN गडगिल कमेटी। आप इन चीजों को याद रखिए। आप बस इस टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये पूरा टेबल जो है जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका बस एक जगह पे हो जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको लक्ष्मीकांत में जाके पूरी बुक को रीड ना करना पड़े। अब आ जाते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें पंचायत के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए। सबसे पहले आया पार्ट 9 से आर्टिकल 243 से 244 तक। आप ये आर्टिकल का नाम और पार्ट का नाम यहाँ पे जरूर याद रखिए। फिर यहाँ पे शेड्यूल ऐड किया गया, दैट इज 11th शेड्यूल से ये आया और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स डाले गए। क्योंकि अब पेपर का नेचर इतना ज्यादा फैक्चुअल हो रहा है तो प्लीज आप यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी याद रखिए कि 29 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे। हो सकता है पेपर में यहाँ पे 39 सब्जेक्ट्स लिख दिया, 49 सब्जेक्ट्स लिख दिया, प्लीज 29 सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिकली याद रखिए। स्ट्रक्चरिंग कैसे की गई, 3 टायर स्ट्रक्चरिंग की गई इनटू ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। रिजर्वेशन दिया गया SC ST को, उनकी जो भी पॉपुलेशन होगी जहां पे उसके प्रोपोर्शन में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। टर्म 5 ईयर्स रखा गया और अगर कहीं पर डिसोल्यूशन हो गया तो वहां पे 6 महीने के अंदर अंदर री इलेक्शन कराए जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन आ जाएगा जो कि पंचायती राज के इलेक्शंस कराएगा। यहाँ पे आप ये याद रखिए जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायती राज के इलेक्शंस को नहीं कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायती राज के इलेक्शंस को कराता है। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, ये हर साल जो है हर 5 साल में बनेगा। जैसे नेशनल लेवल पे फाइनेंस कमीशन होता है वैसे स्टेट लेवल पे होता है जो यहाँ पे हर 5 साल में बनता है। अब आ जाते हैं इसके कुछ कोर प्रोविजंस आ जाते हैं। अब हम उन कोर प्रोविजंस को पढ़ेंगे। देखिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कोर प्रोविजंस क्या क्या थे। सबसे पहले आ जाते हैं इसका फर्स्ट फीचर दैट इज ग्राम सभा का फॉर्मेशन। इट इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज। ग्राम सभा है क्या चीज, आप लोग ये पूछेंगे। इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन विलेज पंचायत एरिया। जो भी उस विलेज की पंचायत एरिया में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उन सबकी जो पूरी उसकी लिस्ट को हम ग्राम सभा बोलते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस एज डिफाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे ये चीज पे भी ध्यान रखिए कि ग्राम सभा की पावर्स को जो है स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। कोई पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई और जुडिशियरी नहीं आ रही। स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि वो यहाँ पे ग्राम सभा की पावर्स और फंक्शंस को डिसाइड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 3 टायर स्ट्रक्चर। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दो स्टेट्स एक्सेप्ट दोज विद लेस देन 20 लाख पॉपुलेशन। देखिए जहां पे भी 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है जिन स्टेट्स में, वहां पे मैंडेटरी नहीं है कि आप 3 टायर स्ट्रक्चर बनाओ। बाकी सभी स्टेट्स को जो है 3 टायर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जहां पे विलेज लेवल पे आपका ग्राम पंचायत आ जाएगा, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला परिषद आ जाएगा। इन 3 लेवल पे आपका यहाँ पे डिविजन होगा। 20 लाख वाली पॉपुलेशन का आप यहाँ पे क्राइटेरिया याद रखिए। फिर आ जाते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल 3 लेवल्स, इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए तीनों लेवल पे जो वहां के मेंबर्स होंगे उनके तो डायरेक्ट इलेक्शंस ही होंगे, बट जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन के लिए यहाँ पे जो आपके ऊपर के 2 लेवल है दैट इज आपका जिला परिषद का और पंचायत समिति का जो लेवल होगा वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। विलेज लेवल चेयरपर्सन विया स्टेट लॉ। अब देखिए जो विलेज लेवल का जो यहाँ पे चेयरपर्सन होगा, जो ग्राम पंचायत का जो चेयरपर्सन होगा, उसके लिए हर एक स्टेट अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें डायरेक्ट इलेक्शंस कराने या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शंस कराने हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, देखिए जो मेंबर्स होंगे उसके तीनों ही जगह पे डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। यहाँ पे आपके ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरपर्सन के इलेक्शंस जो होंगे इनडायरेक्टली होंगे, मतलब डायरेक्टली जाके लोग उनको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो चेयरपर्सन को। और जो आपका विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे जो चेयरपर्सन आएगा उसके लिए स्टेट लॉ बनेगा। स्टेट लॉ से पता चलेगा कि इनका डायरेक्ट इलेक्शन होना है या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होना है। अगर आपको इस पूरे कंटेंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं जरूर ट्राई करूंगी कि मैं आपको पूरा डाउट सॉल्व कर पाऊँ। अब आ जाता है टेन्योर ऑफ पंचायत। कितना होगा, 5 साल का यहाँ पे टेन्योर होगा। फ्रेश इलेक्शंस मैंडेटरी बिफोर एक्सपायरी और विद इन 6 मंथ्स इफ डिसॉल्व प्रीमेच्योरली। देखिए अगर मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर पंचायत बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे नए इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत कंप्लीट रिमेनिंग टर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत आएगी ना, आप सपोज करिए अभी एक पंचायत है उसने 2 साल कंप्लीट कर ली और वो डिसॉल्व हो गई। अब उसके 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे इलेक्शंस होंगे। आप सपोज करिए पूरे 6 महीने लग गए,
अब जो बाकी का टेन्योर बचा, वो यहाँ पे जो उस पंचायत का बचा था, वो बचा था 3 साल का टेन्योर। तो अब जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत जो होगी वो बस 3 साल के लिए यहाँ पे रहेगी, उसको पूरे 5 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा, उसे बस अब रिमेनिंग 3 साल का टेन्योर मिलेगा, क्योंकि पहली वाली पंचायत ने यहाँ पे 2 साल का टेन्योर पूरा कर दिया था। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आ जाते हैं। एससी एसटी को मिलता है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। विमेन को जो है मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट्स मिलेगा, एंड चेयरपर्सन को भी मिलेगा, जो विमेन चेयरपर्सन होंगी उनको भी जो है 1/3 चेयरपर्सन जो होनी चाहिए वो विमेन चेयरपर्सन होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए एज सच कोई 1/3 प्रोपोर्शन नहीं दिया गया है, उनकी जो भी प्रोपोर्शन होगा उनके पॉपुलेशन का, उसके रिस्पेक्ट में उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा। स्टेट्स की चॉइस है, वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। ये जो है ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया है। एससी एसटी और वुमेन के लिए लॉ में ही बोला गया है कि इन तीनों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब एक्सेप्शन टू रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन फॉर एससी नॉट एप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश फुल्ली ट्राइबल पॉपुलेशन इंक्लूडेड वाया 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो देखिए एससी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिए। डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड इज इफ ineligible for state legislature elections or as per state laws। देखिए अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में जाके वहां पे वोट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं जो हूँ यहाँ पे एज अ कैंडिडेट भी खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मुझे वहां पे एज अ इलेक्टर पहले जो है एलिजिबल होना पड़ेगा। और मिनिमम एज क्या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए? 21 ईयर्स मिनिमम है। हम नेशनल लेवल पे देखते हैं कि लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। उसी तरीके से यहाँ पे पंचायत में इलेक्शंस में खड़े होने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स है, और उसके अलावा आपको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए एज अ वोटर। और फाइनल अथॉरिटी जो होती है यहाँ पे, अगर डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी झगड़ा हो रहा है, फाइनल डिसीजन मेकिंग यहाँ पे स्टेट करती है, स्टेट लेजिस्लेचर का डिसीजन फाइनल होता है। Bar on judicial interference. No court can challenge delimitation or election results. Only election petition allowed as per state procedure. देखिए यहाँ पे जो भी चैलेंज होगा यहाँ पे कि इलेक्शंस किस तरीके से कराए गए, वैलिड हुए इनवैलिड हुए, कोई भी कोर्ट जो है यहाँ पे अपने आप उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। बस एक तरीके से हो सकती है, अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल हुआ है और वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ने जो प्रोसीजर बताया है उस तरीके से अगर पूरा इलेक्शन पिटीशन यहाँ पे फाइल हुआ है, तभी ये चीज यहाँ पे हो सकती है, तभी कोर्ट में मामला जा सकता है। जो स्टेट प्रोसीजर है उस हिसाब से इलेक्शन पिटीशन को फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, उसे अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। ही ओवरसीज पंचायत इलेक्शन कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट विया हाई कोर्ट जज प्रोसीजर। देखिए जैसे हमें पता है जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और उनका रिमूवल सेम तरीके से होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसीजर होता है रिमूवल का। वैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे अपॉइंट गवर्नर करेंगे, और रिमूवल का प्रोसीजर वैसे होगा जैसे हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे जो है बस नेशनल लेवल की फिगर्स को आपको स्टेट लेवल के फिगर्स से रिप्लेस करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आपके पावर्स एंड फंक्शन। स्टेट में डिसॉल्व पावर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस पंचायत टू इम्प्लीमेंट स्कीम एंड प्रिपेयर लोकल डेवलपमेंट प्लान। यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं 11th शेड्यूल में। यहाँ पे स्टेट की चॉइस है, वो इन 29 सब्जेक्ट्स में से कोई भी पावर जो है यहाँ पे पंचायत को डिसॉल्व कर सकते हैं कि आप इनके ऊपर जो है डिसीजन मेकिंग करिए, पर ये पावर जो है स्टेट को दी गई है। स्टेट की चॉइस है वो इन 29 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पंचायत को दे या ना दे। फाइनेंसेस आ जाते हैं। स्टेट लॉज में ऑथराइज पंचायत टू लेवाई कलेक्ट टैक्स रिसीव स्टेट असाइंड रेवेन्यू गेट ग्रांट्स इन एड एंड क्रिएट देयर ओन फंड। देखिए यहाँ पे भी स्टेट का बट एक तरीके से परमिशन चाहिए। स्टेट जब ऑथराइज करेगा तब पंचायत टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है, ग्रांट इन एड्स ले सकता है, अपने खुद के फंड्स बना सकता है। तो एक तरीके से ओवरऑल होल्ड जो है यहाँ पे स्टेट का है। हम पूरे पंचायत के चैप्टर में देखते हुए आ रहे हैं, ओवरऑल होल्ड हर चीज के ऊपर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का ही है। फिर आ जाते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि हर 5 साल में बनता है। गवर्नर जो है इसे अपॉइंट करता है टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट रेवेन्यूज। जो हम जनरली फंक्शंस देखते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन में, वही सेम फंक्शंस जो है यहाँ पे हम स्टेट फाइनेंस कमीशन में देख रहे हैं। 5 साल के लिए बनेगा, गवर्नर बनाएंगे। यहाँ पे इन चीजों के ऊपर आप खास ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन और एक्सेप्शंस आ जाते हैं। एप्लीकेबिलिटी और टू यूटीज की यूनियन टेरिटरीज को एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। देखिए प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे मैं एक्सटेंड पार्ट 9 टू यूटीज विद एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। यहाँ पे प्रेसिडेंट की चॉइस है कि उनको यहाँ पे पार्ट 9 को, दैट इज पंचायती राज को, यूटीज के ऊपर एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लगाना। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रेसिडेंट को दी गई है। एग्जेम्प्टेड एरिया कौन से हैं? नॉट एप्लीकेबल टू नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, हिली एरियाज ऑफ मणिपुर, दार्जिलिंग,
पार्लियामेंट में एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। देखिए, पार्लियामेंट यहाँ पे शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए पार्लियामेंट ने पेसा बनाया था, PESA, जिसको अभी हम आगे उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और हिली एरियाज ऑफ मणिपुर एंड दार्जिलिंग, ये जो है ये एरियाज जो है यहाँ से एग्जेम्प्टेड एरियाज हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे भी, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल्स एरिया पर भी नहीं एप्लीकेबल होता है, बट पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ये चीज बोली गई थी यहाँ पे 11th शेड्यूल में। और उसके चलते पार्लियामेंट ने यहाँ पे पेसा बनाया था, जहाँ पे पंचायत को उन्होंने शेड्यूल्ड एरियाज में भी एक्सटेंड किया पेसा लगाकर। अब आ जाता है कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। प्री एग्जिस्टिंग स्टेट पंचायत लॉज वैलिड फॉर 1 ईयर आफ्टर 73rd। देखिए, ये जो है अभी रिडंडेंट पॉइंट हो चुका है, क्योंकि ये उस टाइम के लिए था जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था। और 11th शेड्यूल में जो है 29 फंक्शनल डोमेन्स है फॉर पंचायत, जहां जहां पे जो उनकी पावर्स दी गई है, जहां पे पंचायत को जो है पावर दी जा सकती है, वो भी स्टेट के हाथ में कि स्टेट उनको ये पावर दे या ना दे। स्टेट चाहे तो ये पावर उनको डिसॉल्व कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। तो देखिए, इसी तरीके से जो है हमने यहाँ पे जो जो मेजर पावर्स थी वो सब पढ़ लिए। अभी यहाँ पे जो कुछ कुछ चीजें रह गई, जैसे कि पेसा का पढ़ना, पंचायती राज के फाइनेंसेस का पढ़ना, ये सब चीजें जो है हम आपके कल की क्लास में कवर कराएंगे। तब तक जो है आप इस पूरी चैप्टर का रिविजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरे टेबल फॉर्मेट में बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ पे इसको कवर कराने का ट्राई किया है। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी लेक्चर। अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।